नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ पर और उसको बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर भावना मित्तल, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट एट शिवम आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी सेंटर दिल्ली, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्वेता गोस्वामी, फाउंडर एंड डायरेक्टर जीवा फर्टिलिटी नोएडा, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं भावना जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछूंगी, देखिए आईवीएफ सबसे पहले तो आप बताइए आखिर है क्या, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको बताइए आप आईवीएफ जो है वो है क्या। सबसे पहले देखिए, हमारे देश में और बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझते हैं। अभी तक पुराने समय में इसके लिए कोई इलाज नहीं था, बट अब साइंस के रहते आईवीएफ और इससे रिलेटेड टेक्निक्स एक बूंद की तरह आई हैं। आईवीएफ का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो इट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक टेक्निक है जिसमें कि एग और स्पर्म को आर्टिफिशियली लैब में फ्यूज़ किया जाता है। एम्ब्रियो जो बच्चा है वो बाहर तैयार किया जाता है और वो तैयार बच्चा यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे कपल्स जो नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते, इस ट्रीटमेंट के थ्रू अब आज कंसीव कर सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप ये बताइए आईवीएफ का प्रोसेस क्या रहता है, किस प्रोसेस के साथ ये पूरा कार्य किया जाता है? देखिए, आईवीएफ हम कहते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारी नलियां होती हैं फिलोपियन ट्यूब, उसके अंदर एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है। तो जो हमारा आईवीएफ लैब होता है वो आर्टिफिशियल फिलोपियन ट्यूब होता है। हम एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम स्पर्म हस्बैंड से लेके एग्स एंड स्पर्म को फ्यूज या फर्टिलाइज करते हैं नॉर्मल आईवीएफ या इक्सी से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से। उससे भ्रूण बनते हैं, एम्ब्रियो, और हर एम्ब्रियो हेल्दी नहीं होता। उसी वजह से मल्टीपल एग्स और मल्टीपल स्पर्म के साथ मल्टीपल एम्ब्रियोज बना के 5 दिन तक हम एम्ब्रियो सिलेक्शन करते हैं। जो काम फिलोपियन ट्यूब में बॉडी में 5 दिन होता है, उसी काम को हम लैब में 5 दिन करते हैं। 5 दिन वो इंक्यूबेटर की तरह बच्चे को लैब में ग्रो किया जाता है। बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट करके माँ के यूट्रस में, गर्भ में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम वो 5 दिन के प्रोसेस को बाईपास करके सक्सेस रेट्स को बहुत बढ़ा सकते हैं। आज की डेट एंड टेक्निक में 60 to 75% तक का सक्सेस रेट होता है, जो हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी का एक ग्रेट बून है। लोग 10 साल 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, और एक ही महीने में आप सोचिए कि 10 में से 7-8 का हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल बहुत स्ट्रॉन्ग विचार रहता है कि जहां पे यूज हो सकता है वहां लोगों को जरूर आगे आना चाहिए और इस टेक्निक का लाभ उठाना चाहिए। जी भावना जी, आप ये बताइए, जो आईवीएफ की हम बात करें तो इसमें उम्र का कितना असर पड़ता है? क्योंकि आज देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो शादी नहीं करते, कि करियर बनाना है, भी करियर पर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद शादी करेंगे, 30+ हो जाते हैं। तो इसमें उम्र का कितना जो है भूमिका रहती है? देखिए, लेडीज में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। सभी फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव करियर शुरू होता है 25 साल की उम्र से और खत्म होता है 45 ईयर्स की एज पे। इस बीच में धीरे 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 फर्टिलिटी इंडेक्स कम होता चला जाता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप फर्टिलिटी को डिले कर रहे हैं तो आपकी एग की क्वालिटी, कंसीव करने की कैपेबिलिटी, प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस लाइक अबॉर्शंस, बीपी बढ़ना और बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं जब उम्र बढ़ती है लेडी की। और स्पेशली आफ्टर 35 वी से कि 35 ईयर्स के बाद एडवांस मटर्नल एज हम मानते हैं, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, और फर्टिलिटी इंडेक्स भी रिड्यूस होता है। सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट भी इस समय के बाद कम हो जाता है। मेल्स में पर से एज से स्पर्म क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता, बट अगर हम सोशली देखें, सोशल लाइफ के हिसाब से, देन फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई थिंक आइडियल कंसेप्शन एज शुड बी बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज। जितना डिले करेंगे तो फैमिली इम्बैलेंसिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। जी श्वेता जी, मैं बात आपसे मिथ को लेकर करना चाहूंगी। सोसाइटी में बेहद मिथ देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि अगर आपने आईवीएफ करवाया तो कैंसर हो जाएगा, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, अब कोई भी नई टेक्निक आती है तो अपनी मतलब हमारे वो प्रॉब्लम्स लेके आती है कि लोगों को एक संदेह होता है। पर अब ये मैं कहना चाहूंगी इस मीडियम से कि 50 साल से ऊपर इस साइंस को हो रहा है। 5-7 से ज्यादा मिलियन बच्चे पैदा हो चुके हैं। हर उन मदर या पेशेंट्स जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी पूरी लॉन्जिट्यूडनल लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं, और स्टडीज बहुत कैटेगोरिकली बताती हैं कि कोई कैंसर का रिस्क ना बच्चे में ना माँ में इंक्रीज्ड है। लोगों को एक डर लगता है कि हम इंजेक्शन ले रहे हैं तो इंजेक्शन
इंजेक्शन से कोई हमारे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट हमारा साइंटिफिक डेटा बहुत रोबस्ट और बहुत क्लियर है कि वो परसेंटेजेस इक्वल हैं। तो ये जो हम इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा दुखदाई है। तो डेफिनेटली साइंस बहुत क्लियर है, ये साइंस सेफ है और हमें इसको अपने उसके सेफ्टी दायरे में जरूर अपनाना चाहिए। भावना जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि जो आईवीएफ है केवल जो एजेड पर्सन होते हैं वही करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया बहुत समय से लोग ट्राई करते हैं, बेबी नहीं होता है। कुछ हम बात करें न्यू मैरिड कपल्स भी होते हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि ये केवल है आईवीएफ एजेड पर्सन ही करवा सकते हैं। आज की डेट में आईवीएफ की बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। अगर हम स्टेप वाइज चलें तो कुछ इंडिकेशन मेल पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, कुछ इंडिकेशन फीमेल पार्टनर की तरफ से। अगर मेल पार्टनर में सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या फिर फीमेल पार्टनर की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या फिर उनको सीवियर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है लाइक पीसीओडी, या फिर उनका ओवेरियन रिजर्व कम है, मतलब एग बनाने की क्षमता बॉडी में कम है, या फिर कोई और प्रॉब्लम, या फिर वो कुछ ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं ऑलरेडी, आईयूआई एंड अदर ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद भी नहीं कंसीव हो रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एज के बाद जाकर ही आईवीएफ कराएंगे। अगर आपको ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम्स का पता है, सो यू मे नॉट वेट फॉर द एज, बिकॉज अगर आप देर से कराएंगे तो आपका सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग हम इनफर्टिलिटी को डिफाइन करते हैं कि 1 साल किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, ट्राई किया और उनको बच्चा नहीं रुक रहा है, ये वह समय है जब आपको किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, रेलेवेंट टेस्ट कराएंगे, आपका डायग्नोसिस बनाएंगे, और डायग्नोसिस के बाद में आपका क्या ट्रीटमेंट उचित है वो आपको गाइड करेंगे। और अगर उस ट्रीटमेंट में आपको सीधा आईवीएफ ही रिक्वायर्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम समय लेके एज के बाद आईवीएफ कराएं, क्योंकि ऐसा करने में हम अपना खुद का सक्सेस रेट ही कम कर रहे हैं। जी श्वेता जी, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, टाइम पीरियड का क्या रहता है आईवीएफ की प्रोसेस में? क्योंकि कहा जाता है कि 3 महीने लगते हैं किसी की तरफ से, और किसी की तरफ से कहा जाता है कि 9-10 महीने इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं, तो समय कितना लगता है? देखिए, आईवीएफ का मिनिमम प्रोसेस 3 हफ्ते का होता है। 12 से 14 दिन इंजेक्शन लगते हैं जिसमें मल्टीपल एग्स बनाने होते हैं। सक्सेस रेट एग और एम्ब्रियो क्वालिटी पे डिपेंडेंट है, तो मल्टीपल एग्स की जरूरत है। फिर हम 12-13 दिन के बाद जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और 3 से 5 दिन बाद उन एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। तो मिनिमम आईवीएफ की ड्यूरेशन होती है 3 हफ्ते की, 20 दिन। पर आजकल एक फ्रीज ऑल टेक्निक बहुत पॉपुलर हो रही है जिससे सक्सेस रेट बढ़ रहे हैं। तो पेशेंट्स का हमारा ट्रीटमेंट शेड्यूल 3 हफ्ते भी हो सकता है, बट बहुत सारों का 2 महीने तक चलता है। तो अगर आप आईवीएफ को 2 महीने का टाइम दें तो सक्सेस रेट बेटर होता है। दूसरा, एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो आईवीएफ में कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा मेडिसिन, मॉनिटरिंग होती है। तो जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब फर्स्ट मंथ से लेके 1st से 3rd मंथ तक, वो आपकी मॉनिटरिंग जरूरत होती है। बट जैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी 4th मंथ पे आ जाती है, 2nd ट्राइमेस्टर आ जाता है, वो प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट और नॉर्मल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट एब्सोल्युटली सेम होता है। तो आईवीएफ का प्रोसेस लेता है 3 हफ्ते से 7 हफ्ते तक, बट आईवीएफ का मैनेजमेंट ओवरऑल 3 महीने होता है। 4थे महीने बाद अगर कोई बाहर से भी आया होता है, अपने टाउन सिटी जाके अपनी डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। उसमें पूरे 9 महीने का कोई रोल बिल्कुल नहीं रहता। जी भावना जी, आप ये बताइए, जो आईवीएफ है ये हर महिला के लिए पॉसिबल होता है या कुछ खास परिस्थितियां भी होती हैं? कभी भी किसी भी कपल को अगर सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फर्स्ट चीज ये देखना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। कोई भी कपल हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए या सीधा आईवीएफ के लिए भी आता है तो सबसे पहले उसकी सेहत, राइट फ्रॉम हर लाइक बॉडी वेट, अगर वेट कम है, ज़्यादा है, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, कोई हार्मोन्स कम ज़्यादा है बॉडी में जैसे कि थायराइड, या फिर बीपी बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को बैलेंस करना है। बिकॉज हमारा आइडिया सिर्फ उस लेडी को प्रेगनेंसी देना नहीं है कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, हमारा आइडिया उसके हाथ में एक स्वस्थ बच्चा देना है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हमें ओवरऑल हेल्थ लेडी की डिटरमाइन करनी है, उसको एक स्वस्थ कंडीशन में लेके आना है। हो सकता है इस तैयारी में ही हमें आईवीएफ से पहले 1-2 महीने और लग जाएं, बट हरिड वे में आईवीएफ करने से अच्छा पहले जरूरी है कि हम लेडी को प्रिपेयर करें मेंटली और फिजिकली, ट्रीटमेंट के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी, सो दैट हम सभी को एक अच्छा हेल्दी आउटकम मिले। जी श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आईवीएफ का सही समय कैसे पता चलता है और कि ये समय आ गया, और कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? देखिए, आईवीएफ टिपिकली शुरू होता है पीरियड के, महिला के 1st, 2nd, 3rd डे पे, जैसे ही पीरियड आता है। आजकल नए प्रोटोकॉल्स भी हैं, रैंडम स्टार्ट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जो बेसिक टेस्ट होते हैं आईवीएफ में 3 मेन चीजों का रोल है। हमारा अंडा स्वस्थ होना चाहिए, स्पर्म्स या शुक्राणु स्वस्थ होने चाहिए और यूट्रस हेल्दी होना चाहिए। तो उसी बेसिस पे जो बेयर मिनिमम टेस्ट हैं, महिला के कुछ हार्मोन्स एंड जैसे डॉक्टर भावना ने कहा एक बेसिक हेल्थ चेक के सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमारे को पता चल जाता है कि यूट्रस हेल्दी है, बच्चेदानी हेल्दी है बच्चा को लेने के लिए, ओवरीज का क्षमता कैसा है, हमारा एग रिजर्व कैसा है, कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन या ट्यूब्स में दिक्कत तो नहीं है। श्वेता जी देखिए, हमने ऐसा भी सुना है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेबी बॉय नहीं होता है, बेबी गर्ल होती है, वैसे लोग भी जाते हैं कि भाई आईवीएफ कराते हैं बेबी बॉय आएगा। क्या आपके अनुभव में ऐसा हुआ है, जितना आपका करियर रहा है, ऐसा कोई आपके पास आया है? देखिए अगेन ये एक एथिकल सब्जेक्ट है। एक तो हमारे देश में जो सामाजिक सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली इवन पढ़े लिखे परिवार में एक फीमेल डिस्क्रिमिनेशन रहता है। तो अगेन फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू और उसी लिहाज से हमारी सरकार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीएनडीटी लॉ भी है, जिसके तहत आप ये नहीं सिलेक्ट कर सकते कि ये बच्चा जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो मैं भी पर्सनली आई माई सेल्फ एम अ सेकेंड डॉटर, तो मैं तो पैदा ही नहीं होती अगर ये सब टेक्निक होती, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। भगवान के गिफ्ट को भी कहीं ना कहीं हमको मानना है और कहीं ना कहीं हमें समाज में एक बैलेंस और एक लोगों के लिए चेंज लाना है। ये चेंज अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी नहीं ला सकते। जब तक हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, हमारी सोच चेंज नहीं होगी कि लड़कियां तो मैं तो जितना देखती हूँ माँ बाप का ज्यादा ही ध्यान रखती हैं, पर हमारा सोशल जो एक स्ट्रक्चर है उसको बदलना है। तो आईवीएफ की बहुत एडवांस टेक्निक, बेसिक टेक्निक नहीं, ये चीज चेक भी कर सकती है, बट ना वो इस कंट्री में अलाउड है। एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट दैट उन्होंने लॉ ला रखा है, क्योंकि एक सामाजिक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। जी डॉक्टर भावना, मैं आपसे दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि दवाइयां तो सेम ही होती है, चाहे सस्ती लो चाहे महंगी लो, कार्य तो वो अपना कर ही रही है। तो ये क्या सच है? ऐसा होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाली हमें दवाई लेनी चाहिए, कि ब्रांड का भी कुछ होता है इन दवाइयों में? आईवीएफ की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, अगर हम ड्रग के कॉम्पोनेंट की बात करें, ड्रग कॉम्पोनेंट विल बी सेम इन ऑल द जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन उसका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो आईवीएफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्पेशली कोल्ड चेन ऑफ द ड्रग्स, कि जिस मोमेंट से ड्रग मैन्युफैक्चर हुई और जिस मोमेंट तक वो पेशेंट को इंजेक्शन लगा, उस बीच में अगर उसका टेम्परेचर 4 to 8 डिग्रीज के आगे पीछे वेरी होगा तो ड्रग की पोटेंसी खत्म हो जाएगी। सो यूजुअली ऐसा डिटरमाइन करने के लिए कि हाँ वो पूरा हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल किया गया है, चेक्स किए गए हैं, वी रिलाई कि हम जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं जिनके ड्रग्स हमने यूज किए हैं, यूज करके हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ इनका रिजल्ट अच्छा है, तो वी लाइक टू यूज दैट ड्रग्स ओनली, क्योंकि आईवीएफ में रिजल्ट बहुत ज्यादा इंजेक्शंस की क्वालिटी पे और उसके रिस्पांस पे डिपेंड करता है। डॉक्टर भावना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सोसाइटी में बहुत सारे मिथ देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है अगर आईवीएफ करवाते हो तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। कहा जाता है कि 11 लाख 12 लाख इस तरीके का पैसा लगता है। क्या ये बात सही है? मिडिल क्लास फैमिली करवा सकती है आईवीएफ या नहीं करवा सकती? नहीं, आई थिंक मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आपको इस ट्यून के पैसे आईवीएफ में खर्च करने पड़ते हैं, या आईवीएफ एक टेक्निक है जो सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए है। थैंकफुली बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज आप देखिए ओवर टाइम ये टेक्निक डे टू डे प्रोग्रेस कर रही है, रोज कुछ नया आ रहा है, और सारा जो प्रोग्रेस है वो इसी तरफ हो रहा है कि कैसे इस ट्रीटमेंट को हम लो कॉस्ट बना पाएं, कैसे हम ट्रीटमेंट को पेन फ्री और सिंपल और सेफ बना पाएं पेशेंट के लिए। तो एक्चुअली जहां जहां पॉसिबल है, बहुत जगह पे ड्रग्स की कॉस्ट कम हुई है, प्रोसीजर टेक्निक्स इंप्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हुई है। आमतौर पे अगर लेके चले तो आईवीएफ कैन बी डन इन अ कॉस्ट रेंज ऑफ 1 to 3 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेक्निक यू आर गोइंग फॉर। सो एक 10-12 लाख का एस्टिमेट तो आई वुड नॉट से इज करेक्ट इन दिस। एंड जैसे इंडिया में सबके लिए बच्चा होना बहुत जरूरी है, मतलब हमारी कंट्री ऐसी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम अपनी फैमिली को तभी कंप्लीट मानते हैं व्हेन वी हैव अ चाइल्ड। सो जो थोड़े से इतने समर्थ लोग नहीं हैं वो भी इंतजाम करके ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं, और उनके लिए भी ऑप्शंस हैं कि एक नहीं तो दूसरा तीसरा ऑप्शन है जिसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि अगर हम आईवीएफ कराते हैं या तो ट्विंस बेबी होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ये मिथ है या ये सच्चाई है? देखिए आम तौर पे अगर हम नेचुरली ट्राई करते हैं तो 200 में से किसी एक में ट्विन होता है। आईवीएफ में ये परसेंटेज 20-25% पे है, तो कहीं ना कहीं प्रेवलेंस जरूर ट्विन्स का बढ़ता है, बट सबको ट्विन होता है ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है जहां ट्विन होता है वहां लोग ज्यादा पूछते हैं तो उन्हें पता चल जाता है आईवीएफ है, बट बहुत 80% लोगों को तो सिंगल बच्चा होता है। बट देखिए होता क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी प्रोग्रेस कर गई हो, एक अच्छा एम्ब्रियो जिसको हम जैसे एक 4AA ग्रेड का कहते हैं, एक A ग्रेड एम्ब्रियो का भी
40% सक्सेस रेट होता है। तो आज की डेट में हमारी मजबूरी है कि हमें 2 ट्रांसफर करने पड़ते हैं, जिससे एक कपल को कम से कम 70-80% का चांस मिले। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो 10 में से 2 का ट्विन होता है, 8 का सिंगल होता है। ऑल्सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो प्रेफर करते हैं कि सिंगल हो, क्योंकि वो महिला के लिए पूरे 9 मंथ्स के लिए ज्यादा सेफ और सिक्योर होता है। पर एज आई सेड, अभी हम उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचे हैं जहां एक ही एम्ब्रियो पे हमें 80-90% रिजल्ट मिले। तो आज की डेट एंड एरा में यस 2 हो सकते हैं, पर आप अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, आईवीएफ बहुत कंट्रोल्ड है। अगर कोई आजकल बहुत सारे हमारे पास कपल्स आते हैं जो एक बच्चा है उनके पास, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो करते हैं या एक ही सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो हम लिमिट कर सकते हैं कि फिर बच्चे में मतलब हमारी प्रेगनेंसी ट्विन नहीं होगी, सिंगल ही होगी। और ट्रिपलेट भी जब तक आप 3 ट्रांसफर ना करें, 4 ट्रांसफर ना करें, नहीं होता। तो आज की डेट एंड एरा में टिपिकली आप 1 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। 3 अगर क्वालिटी एवरेज होती है, बहुत रेयर केसेस में करते हैं, तो आप लिमिट कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा चांस बढ़ता है। एंड अगर कोई बिल्कुल भी नहीं चाहता तो उसके लिए भी सुविधाएं हैं, जिससे हम लिमिट करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के माध्यम से उनकी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। ठीक है भावना जी, मैं आपसे सक्सेस रेट के बारे में बात करना चाहूंगी कि कितना सक्सेस रेट रहता है। जैसे आमतौर पे अगर हम ओवरऑल आईवीएफ सक्सेस रेट कहें इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी रेट कि कितने पेशेंट्स ने आईवीएफ कराया और कितने प्रेग्नेंट हुए, तो हम उसको एक 60-70% एवरेज सक्सेस रेट पे ले सकते हैं। बट एक्चुअली सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये एज ऑफ द वुमन पे डिपेंड करता है, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द सक्सेस रेट। तो इसको ब्रॉडली डिफाइन करना सबके लिए एक ही कैटेगरी में विल बी लिटिल डिफिकल्ट। कई बार हम थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें सक्सेस रेट कैन बी लिटिल हायर। सो बट ऑन एन एवरेज वी कैन से कि इट कुड बी अ सक्सेस रेट ऑफ 60 to 70%। ठीक है श्वेता जी, देखिए बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है, मेरे में भी होगा और भी लोगों के बारे में मन में होगा कि कैसे होता है, क्या पेन ज्यादा होता है या जिस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होती है उतना ही पेन होता है, उतना ही समय लगता है, उतनी ही लागत लगती है। इस बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए 2 अलग पॉइंट पेन के, एक तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का आईवीएफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि 2nd ट्राइमेस्टर 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से नॉर्मल है, तो आप एपिड्यूरल से करें, नॉर्मल करें, सिजेरियन करें, उसका तो आईवीएफ का कोई रोल ही नहीं है। बट हाँ, जो पहले 1-2 महीने का ट्रीटमेंट है आईवीएफ में, उसमें महिला को इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगेन जब आईवीएफ शुरू हुआ था तो कंप्लीट बेड रेस्ट से शुरू हुआ था। बहुत एक पेनफुल ऑयल बेस्ड इंजेक्शन दिए जाते थे हर महिला को प्रेगनेंसी के लिए, पर वो सब अब चेंज हो चुका है। जैसे डॉक्टर भावना ने कहा, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ड्रग्स चेंज हो रहे हैं। आईवीएफ इज बिकमिंग सिंपलर। आजकल एक इंजेक्शन है जो 6 दिन का काम भी करता है, तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस भी आ रहे हैं। तो इस वजह से इतना पेनफुल नहीं है जितना एक भ्रम सा बन गया है। बट एक महिला को एक ये इसके लिए मेंटली रेडी रहना है कि 15-20 इंजेक्शंस एक मिनिमम आईवीएफ प्रोसीजर में लगते हैं। वो इंजेक्शन कोई पेनफुल नहीं होते हैं, वो उतना ही पेन होता है जैसे किसी भी इंजेक्शन में होता है। बट पहले जो ऑयल बेस्ड पेनफुल इंजेक्शन रूटीनली लगा करते थे, अब वो बिल्कुल नहीं लगते हैं। एंड बहुत सारे हमारे कपल्स आके हमें यही कहते हैं कि हम तो बहुत डर के मारे आईवीएफ कर नहीं रहे थे, बट करने के बाद लग रहा है कि इतनी कोई बिग डील थी नहीं, जिसकी वजह से हम महीनों से डर रहे थे, इतरा रहे थे और कर नहीं रहे थे। तो पेनलेस नहीं है, बट इट इज प्रीटी मैनेजेबल। आपको 10-12 दिन इंजेक्शन लेने हैं और उसके बाद दवाइयों के सपोर्ट से प्रेगनेंसी मैनेज करनी है। देखिए भावना जी, आपको बहुत समय हो गया है आईवीएफ करते हुए, इलाज करवाते हुए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या फैमिली और समाज ने ये चीज एक्सेप्ट की है? ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्थिति बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 15-20 सालों में। एक्सेप्टेंस पहले से तो बहुत बड़ा है। पहले लोगों को इसको लेके बहुत सारे मिथ्स थे कि आईवीएफ कराएंगे तो शायद बच्चा हमारा नहीं होगा, एक हमारा नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा, और इसमें पता नहीं बच्चा नॉर्मल होता है कि नहीं होता, और लोग इस चीज़ को छुपाते थे, किसी और को बताना नहीं चाहते थे। ये नहीं मैं कह सकती कि ये चीज़ खत्म हो गई है सारे मिथ्स, बट सिचुएशन पहले से बहुत इंप्रूव हुई है। एंड स्पेशली 2-3 years बैक गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद द लॉ, जिसके रहते में बहुत रेगुलेशन आया है आईवीएफ में, और उससे डॉक्टर्स का वर्किंग पैटर्न भी इंप्रूव हुआ है और पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, वट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट टू द पेशेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सेप्टेंस पहले से बड़ा है, बट हाँ फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दे मे नॉट लाइक टू टेल इन देयर फैमिली कि हमने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है। ठीक है श्वेता जी, देखिए आपका सेंटर नोएडा में है और बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी भ्रम होता है कि हमें कौन से सेंटर के पास जाना चाहिए, और आपका दिल्ली में है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोगों को किस तरीके से आप जानकारी देना चाहेंगे, उनको कैसे बताना चाहेंगे कि बेस्ट सेंटर जो है आप ऐसे चुने, दवाइयां बेस्ट ऐसे चुने, तो इस बारे में भी बताइए एक एक करके दोनों।
हाँ जी, देखिए ये अच्छा सवाल है। एक तो जैसे कि हम कॉस्ट की भी बात कर रहे थे, हम कहते हैं हो सकता है कोई सेंटर 15-20% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हो, बट उसका सक्सेस रेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक नॉट सो स्टैंडर्ड लैब से कराते हैं और रिजल्ट कम है तो बात घूम घाम के वहीं आ जाती है। तो सिमिलरली हमारे रेगुलेटेड लैब्स हैं, आजकल प्रॉपर लॉ के परव्यू में हैं, वी हैव टू चूज आवर सेंटर वाइजली। तो मेरी नज़र में अच्छी टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए। यू हैव अ राइट टू गो एंड चेक क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या इंजेक्शंस यूज हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मेरी नज़र में एथिकल और ट्रांसपेरेंट सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक चूजिंग अ गुड IVF सेंटर बहुत ही की क्वेश्चन है जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट छोटे समय के लिए नहीं है, थोड़ा समय लगता है इसमें। 2-3 महीने 4 महीने आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आपके इमोशंस और फाइनेंसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी ही चाहिए। एक तो जो डॉक्टर है उससे आपका रैपो कैसा है, आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इस दौरान में आपके दिमाग में आएंगी जो आपको टीम से, ज़रूरी नहीं डॉक्टर से, बट द होल टीम, यू शुड बी कंफर्टेबल विद द टीम। सेकेंडली, एनी IVF सेंटर में जो लैब होता है, लैब समझिए कि उस घर का मंदिर है। सो फाइनली जो सारा काम होता है वो उस लैब में होता है। तो हाउ स्टैंडर्ड दैट लैब इज, उस लैब के रिजल्ट्स कैसे हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड मशीनरी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सब कुछ अवेलेबल है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो भी अभी फील्ड में अवेलेबल है, वेदर इट इज़ ICSI, वेदर इट्स ब्लास्टोसिस, वेदर इट्स PGD, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, oocyte फ्रीजिंग, जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है वो सब वहाँ पे लैब में अवेलेबल है, सो दैट आपके केस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो टाइम टू टाइम जैसे रिक्वायर्ड हो यूज़ हो, ये आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, बच्चा होना या नहीं होना ये गारंटी कोई नहीं कर सकता, बट एक ट्रांसपेरेंट और एथिकल प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। आपको अगर डॉक्टर आपके केस के बारे में क्लियरली टाइम टू टाइम सब कुछ बता पा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है सेंटर में, देन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रीटमेंट। ठीक है श्वेता जी, देखिए समय की कमी है, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप जल्द से जल्द उन दंपत्ति को बताएं जिन लोगों को अपने संतान की जो है जरूरत है, इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक बार आप बता दीजिए और फिर आप। हाँ जी, तो इन समरी में मैं यही कहूंगी कि IVF एक ग्रेट टेक्नोलॉजी है, उससे भागे नहीं, अपनाइए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सिर्फ 5-10% लोगों को IVF की जरूरत रहती है, बाकी ट्रीटमेंट्स भी हैं, उनसे आपको ट्राई करना है। अपने डॉक्टर से एक, आजकल तो इंटरनेट एट वास्ट सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ करेक्ट डिसीजन लें और करेक्ट सेंटर को चूज करके एक विश्वास के साथ, क्योंकि देखिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में समय लगता है, जरूरी नहीं है 1 ही महीने में हो सकता है 3-4 महीने हो। तो हमारे को अपना ट्रस्ट नहीं लूज करना है, एक ट्रस्ट के साथ एक करेक्ट सेंटर को अपना के आप ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। जी जी भावना जी, देखिए अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एज अ कपल साथ आइए। ये ट्रीटमेंट में आप दोनों का आपस में प्यार से मिलके इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अपने सही सेंटर चूज़ करिए, कोऑपरेटिव वे में जो भी लेटेस्ट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करिए। इस चीज़ से बचिए नहीं, क्योंकि बचने से, टाइम वेस्ट करने से ये प्रॉब्लम समय के साथ और बढ़ती चली जाएगी। और ये कोई शर्म का विषय नहीं है। आज इतनी टेक्निक है कि जो भी लेडी, हर लेडी का ये एक हक है कि वो माँ बने, माँ बनने का सपना पूरा करे। और ये सपना पूरा करने के लिए हम लोग डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी आज आपके साथ है हर तरीके से। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर भावना, आप हमारे साथ जुड़े इस हमारे खास कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।